स्वागत है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अभिषेक सर के साथ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ बताता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा ये बताता है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स जो है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं, लेकिन कितना लगाते हैं ये हमें नहीं पता। कैसे लगाए, कैसे निकाले, इसको हमें देखना है और इसको कूलम्ब्स ने इसको दिया। बने रहिएगा पूरे वीडियो में, बहुत अच्छे समझेंगे। इस बार कूलम्ब्स लॉ तैयार। ठीक, बने रहिएगा पूरे वीडियो में, स्किप ना करिएगा मेरे साथ। कूलम्ब्स लॉ, पहले तो स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? सिंपल सी, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इट कुड बी ईदर अट्रैक्टिव और इट कुड बी ईदर रिपल्सिव। सो इट स्टेट्स द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक is directly proportional to the product of charges on each particle and inversely proportional to the square of the distance between them. ये स्टेटमेंट किसने दिया? कूलम्ब ने दिया। कूलम्ब ने ये स्टेटमेंट दिया। अच्छा, चलिए देखते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। और इस स्टेटमेंट में हम कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट तो हमने सुन ली, समझ ली कि कूलम्ब ने क्या कहा है। स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं कूलम्ब साहब। देखते हैं कूलम्ब क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे लगने वाला एक फोर्स है, जो किसकी वजह से पैदा होता है? जो उनपे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं, उससे ये पैदा होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। ये अब यहाँ पे मैंने दो लाइक चार्जेस लिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, उनको हमने Q1 Q2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दोनों स्मॉल d डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। अब हमें ये पता है सर, लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये हमने देखा है, ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा है, ये साइंटिस्टों ने शुरुआत में एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि सेम नेचर के चार्जेस जो है आपस में रिपल करेंगे और अपोजिट नेचर अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स तो लगाएंगे ही। अब ये फोर्स कितना लगा रहे हैं ये हमें नहीं पता था। कैसे निकाले? कोई इक्वेशन होनी चाहिए फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। उसको कूलम्ब ने बताया। कूलम्ब ने सिंपली देखा, सिंपली ऑब्जर्व किया कि जो हमारा चार्ज है ना बच्चे, जो हमारा चार्ज है, ये चार्ज क्या कर रहा है? ये चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स लगा पा रहे हैं। एक तरह से चार्ज की वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की या न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता तो हम न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्योंकि चार्ज पाए जाते हैं हम उसको देखेंगे। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कितना लगाते हैं ये हमें नहीं पता। और ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है किसकी वजह से? ये चार्जेस की वजह से। ये चार्जेस की वजह से। अगर सब एटॉमिक पार्टिकल में आपका चार्ज ना हो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक फोर्स होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होगा? क्योंकि चार्ज नहीं है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के पास। चार्ज भले नहीं है लेकिन मास तो है, और मास की वजह से पैदा होने वाला जो फोर्स होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, जिसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। ये तो बस आपको जानने के लिए बता दिया। ठीक है, तो इस फोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से है सर? चार्ज की वजह से। ये याद कर लेना, किसकी वजह से सर? चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से ये फोर्स हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल एक दूसरे पे लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो लाइक चार्जेस की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। दोनों स्मॉल d डिस्टेंस पे रखे गए हैं और दोनों एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा याद रखिएगा एक सिंगल लाइन में लगता है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की एक डायरेक्शन होगी तो एक सिंगल लाइन में आपका लगेगा।
ठीक है, अब ये फोर्स जो था, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल पे चार्ज है, मैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल, हालांकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों को कहा जाता है, पर न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज। ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्स डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली चार्जेस पे, चार्जेस की वैल्यूज पे। जितना ज्यादा, क्योंकि चार्ज की वजह से तो फोर्स है, चार्ज की वजह से तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे फोर्स लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा दोनों पार्टिकल्स पे, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, ठीक है। तो मतलब आप अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल पे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो उतना ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अनलाइक चार्जेस है, रिपल्शन अगर लाइक चार्जेस है, बढ़ेगा। फिर से, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि चार्ज की वजह से ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल का मास बहुत कम होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो वहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये भी देखा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है तो 2.1 मीटर करने पे नहीं एकदम खड़े आएगा फोर्स, ठीक है। स्क्वायर करने पे आपको सिग्निफिकेंट डिक्रीज मिलेगा फोर्स में जब आप दूरी बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रखिएगा, याद रखिए। ये दो चीजें हमारे कूलम साहब ने ऑब्जर्व किया, ये दो बातें हमारी कूलम साहब ने ऑब्जर्व किया, और एक सिंपल सा इस वे में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। भाई प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज क्यों कह रहे हैं यार, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है ना, तो दोनों फोर्स लगाने के लिए केपेबल है ना, क्योंकि चार्ज से ही तो फोर्स बन रहा है। अब दोनों के पास चार्ज है तो दोनों फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पे ही डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। और दोनों जो है सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगाने वाले हैं, एक सिंगल लाइन में, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये हमने बात देखी, कूलम ने देखी। अब हालांकि हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो ऑब्वियस सी बात एक कांस्टेंट आता है इक्वल टू के साथ, ठीक है। चर्चा इस कांस्टेंट पे करनी, इसको कहते हैं हम कूलम्स कांस्टेंट। F इक्वल टू के Q1 अपॉन डी स्क्वायर एंड K इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। हमें कूलम्स कांस्टेंट पे बात करनी है, जुड़े रहिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा इस बार कूलम्स लॉ तैयार, ठीक, देखिएगा। अब हम कूलम्स कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या कहता है, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा मेरे बच्चे, हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये दो चार्ज पार्टिकल किसी एक मीडियम में रखे हुए हैं, मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में ये कोई भी एक मीडियम हो सकता है, ये कोई भी एक मीडियम हो सकता है, ठीक है। अब इस मीडियम से होगा क्या, इस मीडियम से बहुत कुछ होगा, ठीक है। देखिएगा, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना। सर किसको परमिट कर रहे हैं, देखते हैं किसको परमिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, इट इज अ characteristic of, it is a characteristic of a medium between charged particles, medium between charged particles, which affects the force, या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। मास बहुत कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वैसे नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, विच अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल सा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन।
या एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो ये मीडियम करेगा क्या, ये मीडियम इफेक्ट करेगा किसको, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करने वाला है, कैसे, समझिए आप बात को। ये दो चार्ज पार्टिकल मैंने लिए हैं, दो चार्ज पार्टिकल मैंने ले लिए, दोनों के बीच में मान लीजिए एक मैंने मीडियम ले लिया। अब ये मीडियम क्या करने वाला है, ये मीडियम मान लीजिए मार्कर एक मीडियम है, दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं उनके बीच में ये मीडियम क्या करेगा, ये मीडियम क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा क्योंकि चार्जेस दोनों में। हुआ क्या कि यहां से मान लीजिए 10 आपकी रेज निकली फोर्स की, जस्ट इमेजिन करिएगा 10 रेज निकली फोर्स की जिसने इस चार्ज पार्टिकल को जकड़ा, और सिमिलरली वहां से भी निकली 10 और इसने दोनों को ने एक दूसरे को एकदम से जकड़ लिया। नंबर ऑफ फोर्स लाइन कितनी है, नंबर ऑफ फोर्स लाइन है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि कितनी है, 10 है। अब अगर इनके बीच में एक मीडियम है तो होगा क्या, ये जो 10 लाइन्स थी फोर्स की जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें से कुछ लाइन्स जो है ये मीडियम आपका अब्सॉर्ब कर लेगा। हालांकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बाद में बात करेंगे, पर अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा नहीं हुई है तो हम आपको इस एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड बात बाद में करेंगे उसकी। मान लीजिए 10 लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहां से वहां जाना चाह रहे, लेकिन बीच में मीडियम आ गया, मीडियम ने कितना अब्सॉर्ब कर लिया, मीडियम ने 8 अब्सॉर्ब कर लिया, 8 अब्सॉर्ब कर लिया, 8 लाइन अब्सॉर्ब कर ली, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स दोनों के बीच में क्या हो गया सर, रिड्यूस हो गया, ठीक है। 10 जाना चाह रही थी, 10 निकल रही, इससे भी 10 निकल रही, इससे भी 10 निकल रही, बीच में मीडियम आ गया, मीडियम ने 8 अब्सॉर्ब कर ली, 8 अब्सॉर्ब कर ली, 2 को परमिट किया, इसीलिए परमिटिविटी बोला जा रहा है। 2 को क्या किया, परमिट कर दिया कि ठीक है जाओ, 2 लाइन्स को जाने दिया, 8 को अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इफेक्ट जो इफेक्ट लग रहा है, फोर्स का जो लग रहा है इफेक्ट दोनों के बीच में, वो घट गया, रिड्यूस हो गया। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कर क्या रही है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रिड्यूसेस द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इसने फोर्स को रिड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मीडियम ने कुछ अमाउंट ऑफ लाइंस को, फोर्स लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को अब्सॉर्ब कर दिया, ठीक है, और बची हुई को परमिट कर दिया, जाने दिया। तो बची हुई जो लाइन है वही अब फोर्स का इफेक्ट दे पा रही है, ठीक है, वही अब फोर्स का इफेक्ट दे पा रही है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी जो कि क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है फोर्स को, फोर्स को रिड्यूस कर रही है दो चार्ज के पार्टिकल के बीच में लगने वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं, मतलब हम इतना समझ चुके हैं कि आपकी परमिटिविटी, जो है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो फोर्स के इफेक्ट को रिड्यूस करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो मीडियम की प्रॉपर्टी है वो फोर्स को रिड्यूस करेगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी आ रही है ना, ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी आ रही है ना, जो मीडियम आ रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो इसको हम एक तरह से लिख नहीं सकते ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ये डायरेक्ट ही इफेक्ट कर रही है, किसको इफेक्ट कर रही है, ये रिड्यूस कर रही है, रिड्यूसेस द फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस परमिटिविटी के। बिल्कुल सही बात है भाई, परमिटिविटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो मीडियम की प्रॉपर्टी, मतलब मीडियम जो है फोर्स लाइन को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो कुछ ही लाइन्स को परमिट कर पा रहा है, तो फोर्स का इफेक्ट जो है रिड्यूस हो जा रहा है। तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, ठीक है सर, कह सकते हैं। अच्छा, इसको याद रखिएगा कि ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब हम कूलम्स कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, या कूलम्स कांस्टेंट को बात करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। चलिए ये नंबर 1 एक बात हमें समझ में आ गई सर, ठीक है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है बच्चे
कि आपका ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल एक स्फीयर है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। चार्ज पार्टिकल एक स्फीयर है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। और चार्ज पार्टिकल को इमेजिन करो एक बल्ब से, और बल्ब की जो ब्राइटनेस है उसको इमेजिन करो कि चार्ज पार्टिकल कितना इन्फ्लुएंस डाल रहा है पूरे रीजन में, ठीक है भाई। 3D ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर है ना, स्फीयर को बल्ब से इमेजिन कर लो, और बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस क्या है, उस चार्ज का रीजन है। वैसे तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम नहीं करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए इस चार्ज का रीजन यहां तक था। ये भी बेटा, ये जो रीजन है, ये शेडेड में मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो रीजन है ये भी तो एक 3D रीजन ही होगा। चार्ज पार्टिकल एक स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसके आजू बाजू, इसके आसपास का जो रीजन होगा ये भी तो 3D ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये 3D रीजन है, ये 3D स्फीयर है, तो ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 3D स्फीयर का बेसिकली स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना बनता है सर? 4 पाई रेडियन। तो अभी इस चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स है वो इस पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं कह रहा हूं भाई स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, यहां पे लिख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अराउंड द चार्ज पार्टिकल। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, अच्छा सर, चार्ज पार्टिकल में इसकी पूरी स्ट्रेंथ जो है चारों तरफ जो है एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है सर। लेकिन मैंने बताया कि जो इफेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चार्ज पार्टिकल्स पे, वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है, अच्छा, तो अभी मैं इस स्फीयर का एंगल बताऊं कि ये पूरा एंगल कितना कवर कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल जो है कितना एंगल कवर कर रहा है सर? 4 पाई एंगल कवर कर रहा है। और 4 पाई एंगल में जो इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 100% है, यानी 1, ठीक है। फोर्स की स्ट्रेंथ मतलब फोर्स पूरा का पूरा फोर्स इस पूरे के पूरे चार्ज पार्टिकल अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 4 पाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये 100% है। इसका जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो पूरे 4 पाई रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तो एक सिंगल लाइन में कितनी फोर्स की स्ट्रेंथ होगी? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इन अ सिंगल लाइन कितनी होगी सर? सिंपल है 1/4 पाई, 1/4 पाई। इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, 1/4 पाई, ठीक है। 1 कितना होगा? ये होगा 1/4 पाई, ठीक है। अब ये समझ लिया एक सिंगल लाइन में। अब बात करते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट की अब हम बात करते हैं, यानी जो के हमारा निकला था, ठीक है। ये के जो आपका निकला है ये बराबर होता है किसके? ये बराबर क्या? अब आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। डिपेंड क्या कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है सर? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के। ये भी बात सही है, ये भी बात, एक ही चीज लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। साइन हटाओगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई। क्यों आएगा 1/4 पाई? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है एक सिंगल लाइन में लग रहा है, तो आपको यहीं से इसके कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपका बन गया, क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपका फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। फोर्स की यूनिट सर न्यूटन में आएगी, ठीक है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आपका है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो कि इफेक्ट कर रही है, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है फोर्स को, ठीक है। अब अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, मतलब ये चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में ना होके एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं, फ्री स्पेस में रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट से। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल
ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है, ऑफ मीडियम है, कोई भी मीडियम है। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसकी? ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप देखिएगा इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये आपने लिख लिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालना है कि कैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकालेंगे। देखिए एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि के की वैल्यू जो आती है, के की वैल्यू जो आती है वो समवेयर अराउंड फ्री स्पेस में 9 × 10⁹ आती है। सर यूनिट क्या होगी? यूनिट निकालने के सिंपल, यूनिट याद करने के सिंपल तरीका, फोर्स क्या था सर? फोर्स था के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। के की यूनिट पता करनी है, ठीक है, के की यूनिट पता करने के लिए अब आप देखिए F इंटू डी स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, तो ये क्या आएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, डी स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 कूलम का स्क्वायर। तो के की यूनिट आ गई, के की यूनिट आ गई, इसको लिख लेना ध्यान से, ठीक है, के की यूनिट आपको ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यूनिट क्या आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या है फ्री स्पेस के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे मिलेगी? एप्सिलॉन ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹। तो ये आपको क्या मिलने वाला है? ये आपको मिलने वाला है 8.85 समवेयर या 8.846 अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी। सर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे निकाले? सिंपल है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है ना, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ये यहां जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी? सिंपल, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनेगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनेगी 1/4 पाई आया था और नीचे आया था आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एप्सिलॉन, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिएगा ध्यान में अगर हो आपके, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स present in free space is given as F electrostatic 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon d square. This is the Coulomb's law. और ये कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट कैसे आया ये भी आपके सामने है, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट कैसे आया ये भी आपके सामने है।